नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्लोटिला का मतलब होता है नावों का काफिला। 50 नावों का काफिला एक महीने से इस्राइल की बमबारी को चुनौती देता हुआ गजा की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब करीब पहुंच रहा है। धड़कनें बढ़ने लगी हैं कि क्या फ्लोटिला गजा तक पहुंच पाएगा। इसके पहले 3 बार के प्रयास असफल साबित हुए हैं। इस्राइल ने पहुंचने नहीं दिया, लेकिन फ्लोटिला पर सवार लोगों का हौसला विस्मित करने वाला है। यह एक ऐसी घटना है जिसके हर क्षण पर नजर रखी जानी चाहिए। ऐसा दृश्य आपने कब देखा कि जमीन के एक हिस्से को इस्राइल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। लाखों की आबादी पर 2 साल से लगातार बम बरसा रहा है। वहां रहने वाले लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पत्रकार तक नहीं जा सकते। इस बेबसी को दुनिया कई महीनों से देख रही है, लेकिन 40 देशों के 1000 लोग 50 नावों का काफिला लेकर गजा के लोगों के लिए निकल चुके हैं। इस ऐलान के साथ कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं और हम आ रहे हैं। फ्लोटिला पर सवार यात्रियों का कहना है कि हमारा मिशन केवल मानवीय मदद के लिए नहीं है, बल्कि हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि नाइंसाफी और इंसान की गरिमा के लिए लड़ने वाले लोग अब भी हैं, इसी दुनिया में, इसी दौर में हैं। मानव इतिहास में साहसिक समुद्री यात्राओं के अनेक किस्से हैं, लेकिन फ्लोटिला पर सवार हजारों लोगों ने समंदर से ही नहीं, उस इस्राइल से लोहा लिया जिसे लगता है उसकी बमबारी के आगे दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रेंगने लग गए हैं। लेकिन उनकी जनता अपना ईमान धर्म छोड़कर नरसंहार को फूलों का हार समझने से इनकार कर रही है, विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है। आप देखिए, जनता ने अलग अलग देशों में कितनी बार प्रदर्शन किए हैं। फ्लोटिला में शामिल नावों पर हथियार नहीं है, खाने पीने के सामान हैं, दवाएं हैं। इनका हथियार अहिंसा है, नैतिक बल है, साहस है। अपनी जान जोखिम में डालकर गजा की तरफ बढ़ रहे इन लोगों का कहना है, इस्राइल हमारी नावों को जब्त कर सकता है मगर हमारे इरादों को नहीं। हमारे जहाजों पर हमला कर सकता है लेकिन हमारे आंदोलन पर नहीं। उसे याद रखना चाहिए, समंदर की लहरें फिर लौटती हैं। फ्लोटिला में सवार लोगों की बातें, उनके इरादे चकित करने वाले हैं। इस समय सभी को इस पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में इसका प्रसारण दिखाया जाना चाहिए कि कैसे इसी दुनिया में कुछ लोग नरसंहार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, उस देश को चुनौती दे रहे हैं जिसने गजा तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, लोगों को घेर कर मारा जा रहा है। उस ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए, चुनौती देने के लिए नावों का यह काफिला फ्लोटिला गजा की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ क्षण है। फ्लोटिला के साहसिक दल को देखना, इनसे जुड़ी खबरों को पढ़ना और आपको बताना। यह केवल मानवीय मदद पहुंचाने की यात्रा नहीं, बल्कि सत्ता के अनैतिक गठबंधनों का प्रतिरोध है। फ्लोटिला गजा में मारे जा रहे लोगों के खिलाफ भूमध्य सागर के नीले जल में इंसानी नैतिक बल का शानदार इतिहास लिखने निकल पड़ी है। असंख्य साल से धरती पर मौजूद सागर की इन लहरों को भी जुनून वाले ऐसे लोगों का जलवा देखने का मौका पहली बार मिला होगा। ठीक ऐसा ही इतिहास असंख्य वर्षों से मौजूद इसी धरती पर एक शख्स ने लिखा। 78 साल पहले महात्मा गांधी ने। कोलकाता, नोआखली और बिहार के दंगों के बीच गांधी का जाना, दोनों समुदाय के गुस्से का सामना करना, लेकिन उन्हें अंत तक समझाते रहना, अहिंसा और साहस का अद्भुत प्रयोग माना जाता है। गांधी देख रहे थे कि हिंसा की लपटें फैल चुकी हैं, उनकी अहिंसा का कोई वारिस नहीं। इसके बाद भी वे अकेले उठते हैं, पगडंडियों पर चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके पत्थरों का सामना करते हैं, हिंसा रोक देते हैं। गांधी उसी अहिंसा में यकीन दोहराते हैं और सफल होकर दिखा देते हैं। अकेले दम पर दंगों को रोक देते हैं। अद्भुत प्रयोग था। यह भी अद्भुत प्रयोग है फ्लोटिला नाम से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग हमारे समय की वास्को द गामा, कोलंबस, इब्न बतूता, जेम्स कुक है। इन सब की यात्राओं ने दुनिया के देशों की खोज की, उनके अलग अलग किस्से दर्ज किए।
लेकिन ग्रेटा और उसके साथी दुनिया में खो चुकी नैतिक शक्ति की फिर से तलाश करने निकल पड़े हैं। इसके साहस की तुलना आप जॉन ऑफ आर्क से कर सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कर सकते हैं, डॉक्टर कोटनिस से कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में जाकर इंसानियत के लिए अपने भीतर के डर को खत्म कर देने वाले इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ अंश ग्रेटा में दिखता है। इस्राइल के सनकीपन के सामने वो गांधी की तरह खड़ी हो गई है। गांधी नोआखली की तरफ रवाना हुए थे, ग्रेटा और उसके साथी गजा की तरफ चल पड़े हैं। जून में भी ग्रेटा और उनके साथी एक नाव लेकर गजा की ओर निकले, मगर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। एक दिन के लिए इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में रखा गया और फिर फ्रांस रवाना कर दिया गया। उस समय उनकी नाव को इस्राइल ने सेल्फी यॉट कहा था। इस बार जब ग्रेटा से पूछा गया क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो उन्होंने कह दिया पब्लिसिटी करने के लिए कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। यह भी कम बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बार ग्रेटा अकेली नहीं, उसके साथ साथियों का लंबा काफिला है। जैसे जैसे नावें गजा के करीब पहुंच रही हैं, सब मौत का सामना करने के इरादों को बार बार दोहरा रहे हैं। दुनिया से कह रहे हैं कोई बंदूक, कोई बम उनके हौसलों को मिटा नहीं सकता। अगस्त के महीने में जब ग्रेटा ने गजा के लिए यात्रा शुरू की, तब इस्राइल की तरफ से खबर आई कि ग्रेटा को इस बार गिरफ्तार किया जा सकता है, आतंकवादियों की तरह हिरासत में लिया जा सकता है। ग्रेटा ऐलान किए जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी ऐलान किया करते थे, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। ग्रेटा कह रही हैं मुझे इस्राइल से डर नहीं लगता, मुझे एक ऐसी दुनिया से डर लगता है जिसकी मानवीयता खत्म हो चुकी है। हम यहां जो कर रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश है कि आज भी कुछ मानवता बची हुई है। आज भी ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं जो सब रास्तों के बंद हो जाने के बाद भी आगे आने के लिए तैयार हैं। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. Free, free Palestine! Free, free Palestine! The closer we get to Gaza, the higher is the risk of escalation and more attacks. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats in a desperate attempt to intimidate us and to silence and scare those who are standing in solidarity with Palestine and to further dehumanize Palestinians. ग्रेटा ने कहा कि नावों का मकसद गजा के लोगों को यह संदेश देना है कि जब हमारी सरकारें आगे नहीं आएंगी तब लोग आगे आएंगे। यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, लेकिन इन देशों में से कोई भी फ्लोटिला में सवार हजारों लोगों की तरह साहस नहीं दिखा सका। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता, उनकी सरकारें कुछ नहीं कर सकीं, सिर्फ निंदा करने का बयान जारी करने का विभाग बनकर रह गई, तब कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जो सब कुछ दर्ज कर रहे थे। वे तैयारी कर रहे थे एक ऐसा काम करने की जो दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं नहीं कर सकीं। यह उनके नैतिक बल और साहस का नतीजा है कि आज इटली और स्पेन ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना को तैनात किया है। खबरें हैं कि फ्लोटिला के आखिरी पड़ाव में तुर्की के ड्रोन उस पर निगरानी रखेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में कहा, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इस्राइल के शामिल किए जाने का विरोध करना चाहिए। इस्राइल के साथ व्यापार खत्म कर देना चाहिए ताकि वो गजा को फिर से खड़ा करने के लिए 100 अरब डॉलर चुकाए। पिछले कई हफ्तों से तुर्की और स्पेन की सरकारें गजा में हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी ने अब जाकर फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने का कदम उठाया, मगर इनसे पहले कई गुना छोटे देशों ने फिलिस्तीन के लिए खड़े होने का साहस दिखाया है। साउथ अफ्रीका से लेकर स्पेन और कोलंबिया की सरकारों ने अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाकर इस्राइल का बहिष्कार किया।
नेतन्याहू और उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक लेकर गए, इस्राइल से राजनीतिक व्यापारिक रिश्ते खत्म कर डाले। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट भी निकाले गए और गिरफ्तार करने का वादा भी किया। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र जाने के लिए नेतन्याहू अपने विमान का रूट बदलने के लिए मजबूर हो गए। लंबे रास्ते से न्यूयॉर्क जाना पड़ा। पिछले कुछ महीनों में यूरोपियन यूनियन के दबाव के बढ़ने का इतना तो असर हुआ है कि नेतन्याहू अधिकांश यूरोपियन यूनियन के देशों से अपना विमान लेकर नहीं जा सके। जब इस्राइल के नरसंहार के सामने दुनिया की खामोशी के आगे खड़े होने का साहस किसी में नहीं था, तब लोग खड़े हो गए और अब उनके दबाव में सरकारें भी खड़ी होती नजर आ रही हैं। समंदर में फ्लोटिला के समर्थन में सड़कों पर इंसानी जज्बे का यह समंदर आपको बर्लिन, इटली, मेलबर्न, सियोल, केपटाउन, सिडनी हर जगह दिख जाएगा। बर्लिन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। जर्मनी की सरकार इस्राइल के साथ खड़ी है। मांग की जाने लगी कि इस्राइल को हथियारों का निर्यात बंद किया जाए। इस रैली का नाम था ऑल आइज ऑन गजा, यानी सबकी निगाहें गजा पर हैं। मीडिया में रिपोर्ट है कि 1 लाख लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया है। मीडिया से लोगों ने कहा है, हमारा इतिहास है नरसंहार का, हम फिर से नरसंहार में शामिल नहीं हो सकते हैं। इटली में 22 सितंबर को देश भर में हड़ताल थी। स्ट्राइक का कॉल मजदूरों की यूनियन ने दिया। स्कूल, सड़कें, रेलवे स्टेशन सब बंद। जगह जगह मजदूरों के संगठन हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। फ्लोटिला की शुरुआती नावें जेनोवा शहर से निकली। इस शहर की मेयर सिल्विया सैलिस ने गजा के लिए निकले प्रदर्शनों की अगुवाई की है और कहा है कि हम सिर्फ फ्री पैलेस्टाइन नहीं कह रहे हैं, हम यह भी कह रहे हैं यह नरसंहार खत्म होना चाहिए। हम इस शब्द का इस्तेमाल करने से नहीं डरते। सिडनी में भी अगस्त के महीने में हार्बर ब्रिज पर हजारों की संख्या में लोगों ने गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में लोग फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगा रहे हैं और नरसंहार के खिलाफ बोल रहे हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सदस्य और मजदूरों के संगठन गजा में शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में इस्राइल के हमले को नरसंहार के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मांग की जाएगी कि ब्रिटेन की सरकार गजा पर हमले के लिए कोई हथियार ना भेजे। हथियारों को इस्राइल तक भेजने का रास्ता भी इसी समंदर से होकर जाता है। इसलिए यूरोप के डॉक वर्कर्स यानी बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूरों ने अपनी सरकारों को चेतावनी दी है। इटली में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद मजदूरों के इन संगठनों ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला को गोद लेने की घोषणा की है। साफ कर दिया है, अगर इस्राइल ने फ्लोटिला पर हमला किया तो इस्राइल को जाने वाले शिपमेंट को रोक दिया जाएगा। इटली, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस, मोरक्को, जर्मनी की ट्रेड यूनियन इस योजना में शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि अगर फ्लोटिला पर हमला हुआ तो हड़ताल होगी। अगर गजा पर हमला बंद नहीं हुआ तो इस्राइल के साथ किए जाने वाले हर तरह के व्यापार का रास्ता रोक दिया जाएगा। तो यह सब यही बता रहा है कि जनता जिंदा है, जमीर जिंदा है, इनका असर हो रहा है। नारा उठ रहा है कि इस्राइल के साथ व्यापार बंद हो। जिन कंपनियों ने इस्राइल का साथ दिया उनके सामान का उपभोग बंद हो। जनता अपनी अपनी सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। सरकारें भले अपनी नैतिक शक्ति गंवा चुकी हैं, लेकिन जनता धीरे धीरे इस शक्ति को हासिल कर रही है। वह विश्व के स्तर पर मानवता के लिए खड़ी हो गई। इस मिशन का नाम ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला है। सुमूद अरबी का शब्द है। इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी अटल रहना, हार नहीं मानना। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए इसका मतलब उनके इतिहास से भी जुड़ा है। सुमूद उस साहस और जुनून को कहते हैं जब आप इस्राइल द्वारा जला दी गई जमीन पर खड़े होकर उसे अपना घर कहते हैं। जब इस्राइल ने ऑलिव के पेड़ों पर बम गिराया तब आप नए पेड़ लगाने लग जाते हैं। जब इस्राइल आपको हर तरह से तोड़ देना चाहता है तब सुमूद ही वो साहस है, नैतिक बल है जिसके दम पर आप जी उठते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस्राइल ने गजा की धड़कनों को चोक कर दिया तब सुमूद ही इकलौता जवाब मिला। फ्लोटिला में सवार लोग अपने देश के लिए नहीं, केवल गजा के लिए नहीं, इस दौर में नाइंसाफी को लेकर पसरी चुप्पियों के खिलाफ दुनिया भर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं।
उन्हें दिखा रहे हैं कि शक्ति अपने भीतर होती है। जेल में डाल देने, बम से मार देने के डर से भी, इसके बावजूद भी लड़ा जा सकता है। जिस फिलिस्तीन के वर्चस्व को इसराइल मिटा देना चाहता है, उसी फिलिस्तीन के मोहल्लों के नाम पर इन नामों के नाम रखे गए हैं। गजा सिटी, नबलुस, हाइफा, जेनिन, अल खलील, जिन्हें जमीन से मिटाने की कोशिश की जा रही है, वो इलाके इन नावों के रूप में पूरे समंदर में बिखेर दिए गए हैं। जीएसएफ ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला का कहना है, इसराइल इन शहरों को मिटा देना चाहता है, हम मिटने नहीं देंगे। याद करना भी प्रतिरोध है। इन नावों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बैठे हैं। इनमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र हैं, अभिनेता हैं, समुद्री बचाव दल है, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग हैं, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल नाम की संस्था के प्रभारी डेविड एडलर हैं, यूरोपियन यूनियन की सांसद रीमा हसन हैं, अल जजीरा के पत्रकार ओमर फैयाद हैं। अमेरिका ने गजा के अधिकारियों को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा नहीं दिया, लेकिन इन नावों में सारे यात्री वीजा के बगैर सवार कर लिए गए। इन्हीं नावों से वे फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी तस्वीरें भी ट्विटर पर डाल रहे हैं, नाव से ही रिकॉर्ड कर अपनी सफर के बारे में जानकारी दुनिया को दे रहे हैं, अपनी यात्रा को दस्तावेज के रूप में दर्ज करते चले जा रहे हैं। जान पर खतरा है मगर इरादों को दोहरा रहे हैं। आप इनकी बातों को सुनिए, समंदर से आ रही इन तस्वीरों को देखिए, लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य हमारे समय में लिखा जा रहा है। यही हमारे समय के भगत सिंह हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, आज़ाद हैं। इन नावों ने साझेदारी की मिसाल कायम कर दी है। एक नाव में किसी सामान की कमी होती है, दूसरी नाव में सवार दे देते हैं। उनके पास जो कुछ भी है एक दूसरे से बांट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समंदर की इन लहरों के बारे में अपनी नाव से ही लिखकर भेज रहे हैं। ये लहरें उम्मीदें लेकर जा रही हैं, गजा के तट तक इंसान की गरिमा के संदेश लेकर जा रही हैं और इंसान के फौलादी इरादों को लेकर जा रही हैं। जैसे जैसे गजा के करीब पहुंच रहे हैं, एक एक मील याद दिलाती है दुनिया भूली नहीं है। यह सब इनकी तरफ से लिखा गया है। मगरिब सुमूद फ्लोटिला, फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन, ग्लोबल मूवमेंट टू गजा और सुमूद नुसंतारा नाम के संगठनों ने यह अभियान बनाया है। अगस्त के अंत में स्पेन, इटली, टूनीशिया और ग्रीस से ये नावें निकलीं और उम्मीद है कि गजा के तट पर पहुंच जाएंगी, मगर अब तक का इनका सफर आसान नहीं रहा। 23 सितंबर को इसराइल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, कहा फ्लोटिला हिंसा का रास्ता अपना रही है। फ्लोटिला ने इसराइल के इस ऑफर को ठुकरा दिया कि वे इस्राएली सरकार को मदद का सामान सौंप दें जो उसे गजा तक ले जाएगी। ऐसा न करके फ्लोटिला ने हिंसा का रास्ता चुना है। उन्होंने अपनी निष्ठाहीनता उजागर की है, दिखाया है कि उनका असली मिशन गजा के लोगों की नहीं, हमास की मदद करना है। ये कहना है इसराइल का। कुछ घंटे बाद 23 और 24 सितंबर की रात फ्लोटिला की नावों पर इसराइल के ड्रोनों ने हमला किया। फ्लोटिला ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 10 नावों पर छोटे बम फेंके गए, जिनसे आग की लपटें निकली और धमाके की आवाज हुई। नावों पर किसी प्रकार का केमिकल गिराए जाने की बात भी कही गई। उनके रेडियो हैक कर लिए गए। फ्लोटिला के आयोजकों ने जवाब देते हुए कहा है कि हम इसराइल के मनोवैज्ञानिक हमलों का सामना कर रहे हैं, मगर हम डरेंगे नहीं। इसराइल ने अपनी तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की है। ये कहा है कि गजा पर अपने ब्लॉकेड को बनाए रखने के लिए उसे जो कार्रवाई करनी होगी करेगा। फ्लोटिला के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेगा। समुद्र की यह यात्रा तमाम तरह के हथियारों, निगरानी के तंत्रों से लैस लोहा लेने की यात्रा है। नेतन्याहू भले गजा के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, सबके फोन पर अपना भाषण बजा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस डरावने प्रदर्शन का एक ही ऐलान है कि जनता अब गुलाम हो चुकी है। सरकार और सत्ता की टेक्नोलॉजी उसकी हैसियत गुलाम की बना चुकी है। लेकिन इसी समय में 1000 से अधिक लोग 50 नावों के काफिले में अहंकार के भूत का सामना करने के लिए लहरों से खेल रहे हैं। जहां जाना मना है वहां जाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि समुद्री रास्ते से गजा तक अपनी नावों में सामान लेकर जाएंगे और एक मानवीय गलियारा बनाएंगे ताकि गजा तक मदद पहुंचती रहे, कोई भूखा ना मरे। यह खाली हॉल
आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में नेतन्याहू जैसे ही बोलने के लिए उठे, यहां मौजूद तमाम देशों के प्रतिनिधि अपनी कुर्सी से उठने लगे और कमरे से बाहर चले गए। इन लोगों ने नेतन्याहू को रोकने में सफलता तो नहीं पाई, लेकिन दूसरी बार उनके भाषण का विरोध कर बता दिया कि यही नैतिक बल है, अहिंसा का रास्ता है। नेतन्याहू को भले फर्क ना पड़ा हो, लेकिन जनता का बार बार यह विरोध बता रहा है कि आप इंसान की आबादी मिटाकर दुनिया में अपने लिए सम्मान नहीं खरीद सकते। नरसंहार के अपराधी को जैसे देखा जाना चाहिए उसी तरह से देखा जा रहा है। इसी सितंबर में इसी संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा, इस्राइल गजा में नरसंहार कर रहा है। जिस समय नेतन्याहू का भाषण चल रहा था, उसी समय उसी न्यूयॉर्क में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संयुक्त राष्ट्र के बाहर न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। सार्वजनिक मंच से दुनिया के देशों से आह्वान कर रहे थे, अमेरिका की सेना से बड़ी सेना गजा के लोगों की हिफाजत के लिए भेजी जाए। आम सभा के अपने भाषण में भी उन्होंने यह बात दोहराई। उन्होंने मांग की कि इस्राइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाए। लोगों के प्रदर्शन में दिए अपने भाषण में पेट्रो ने अमेरिका के सैनिकों को संबोधित किया और कहा, ट्रंप के आदेशों का उल्लंघन कर दें, इंसानियत पर बंदूकें नहीं तानें, इंसानियत के कानून का पालन करें। उनके इस भाषण के बाद अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है, जिसके बारे में पेट्रो ने कहा है, आई डोंट केयर। अपने ट्विटर पर एक लंबे बयान में उन्होंने लिखा है, मिस्टर ट्रंप, आप नरसंहार करने वालों का संरक्षण करते हैं। आपकी पत्नी या आपकी बेटियों को बताना चाहिए कि बच्चों की हत्या करना ठीक नहीं है। मेरी बेटियां मुझे ये बताती हैं। मैं आपके परिवार का सम्मान करता हूं और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने गैस्ट्राइटिस के बावजूद आपके या मेरे घर पर या कहीं भी आपके साथ विस्की पीना चाहूंगा, मगर मैंने कहा था मैं आपसे आमने सामने बात करना चाहता हूं, एज इक्वल्स लाइक मेन एंड विदाउट लाइज। पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अपने सलाहकारों से खुद को मुक्त कीजिए, साफ साफ देखिए इंसानियत क्या है, क्या हो रहा है। निहत्थे नवजातों की हत्या से अमेरिका महान नहीं बन सकता। अपने आप को हिटलर से दूर कीजिए। तेल के लिए फिर से एक आउशविट्स नहीं होना चाहिए। बाइबिल कहती है, व्यापार के बीच प्यार और इंसानियत के लिए भी जगह है। अपने आप को उस गुलामी से आज़ाद कीजिए, मिस्टर ट्रंप, जो सदियों तक कायम रहेगी। मैंने जो कहा वो अपराध नहीं। जो आवाज़ें आपकी सेना को इंसानियत पर बंदूकें चलाने को कह रही हैं, उन्हें नहीं सुना जाना चाहिए। यही है जन की ताकत। जनता खुद से भी खड़ी होती है। भारत के गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि विदेशी ताकतों के दम पर दुनिया भर में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। जनता की अंतरात्मा की पुकार भी कोई चीज होती है, उसमें बहुत ताकत होती है। वह जेल से नहीं डरती। फ्लोटिला ने हिंसा का रास्ता नहीं लिया, अहिंसा की ताकत को फिर से स्थापित किया, जो गांधी का रास्ता है। मगर भारत चुप है। उसकी चुप्पी इस वक्त ठीक नहीं। जब आप विश्वगुरु होने का दावा करते हैं तो यह दावा पूर्णिया में ताली बजवाने के लिए नहीं होना चाहिए, न बरेली में डराने के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए खड़े होने वाले देश के रूप में होना चाहिए। आपको याद होगा, सीपीएम ने मुंबई में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी, नहीं मिली। जब पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा, देशभक्त बनिए, अपने देश के मुद्दों को लेकर बात कीजिए। भारत में सीपीएम लगातार गजा में नरसंहार के खिलाफ बोल रही है, लिख रही है। सीपीएम ने मांग की है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली भारत सरकार इस्राइल पर नरसंहार रोकने के लिए दबाव बनाए। भारत सरकार नेतन्याहू पर युद्ध के अपराधी होने का मुकदमा चलाने की मांग का समर्थन करे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मसले पर अखबारों में लिखा है। उनके लेख का शीर्षक है, भारत की मौन आवाज, फिलिस्तीन के साथ उसका अलगाव। सोनिया गांधी ने इसी बात पर जोर दिया कि 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। उसका यह निर्णय मूल रूप से नैतिकता के आधार पर लिया गया, जो हमारे वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप था। भारत ने आजादी से पहले भी संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन का मुद्दा उठाया और रंगभेदी शासन के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए। अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत उन देशों में एक था जिन्होंने स्वतंत्र अल्जीरिया की आवाज सबसे मजबूती से उठाई और सुनिश्चित किया
कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में उस निर्णायक संघर्ष को हमेशा याद रखे। 1971 में भी भारत ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोकने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, जिससे आधुनिक बांग्लादेश का उदय हुआ। जब अधिकांश विश्व वियतनाम में हो रहे रक्तपात को मूक दर्शक बनकर देख रहा था, तब भारत ने नैतिकता की आवाज उठाई, शांति स्थापना की मांग बुलंद की और वियतनामी लोगों के खिलाफ हो रही विदेशी क्रूरता का विरोध किया। भारत 1974 में उन पहले देशों में एक था जिन्होंने पीएलओ को मान्यता दी। भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान का समर्थन किया ताकि इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिले और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी पा सकें। तो भारत की वह नैतिक शक्ति कहां है जिसके दम पर भारत दुनिया भर के देशों में स्वतंत्रता और इंसानी गरिमा के लिए आवाज उठाता है? आज फिलिस्तीन को लेकर भारत की प्रतिक्रिया इतनी दबी सहमी क्यों है? क्यों नहीं भारत फ्लोटिला के नाविकों की तरह खुलकर नरसंहार के खिलाफ बोल रहा है? लद्दाख में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और उनकी रक्षा के लिए जनता आंदोलन करती है, तो उनके आंदोलन में विदेशी हाथ का आरोप लगाया जाता है। अपने ही नागरिक को देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन विदेशों में जनता नरसंहार और नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उसमें किस देश का हाथ है? सरकार यही बता दे। क्या फ्लोटिला जनता की अंतरात्मा से निकला आंदोलन नहीं है जिसकी आवाज सुनने से भारत की सरकार इनकार कर रही है? सोनिया गांधी ने लिखा है, यह इस बात का संकेत है कि आधुनिक विश्व में चुप्पी का मतलब तटस्थता नहीं बल्कि मिलीभगत है। और यहां भारत की आवाज जो कभी स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए इतनी अडिग थी, अब स्पष्ट रूप से मौन है। मोदी सरकार की प्रतिक्रिया गहरी खामोशी और मानवता व नैतिकता दोनों के त्याग को प्रतिबिंबित कर रही है। ऐसा लगता है कि भारत की कार्रवाई भारत के संवैधानिक मूल्यों या देश के सामरिक हितों के बजाय इस्राएली प्रधानमंत्री और श्री मोदी के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित है। इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीति को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता और ना यह भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक हो सकता है। इस्राएल की शक्ति नैतिकता से वंचित हो चुकी है। उसमें क्रूरता का भंडार जरूर है। आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार को सही ठहराने के तर्कों का दंभ है, लेकिन वह करुणा नहीं जिसके बगैर इंसानियत खोखली नजर आती है। फ्लोटिला के नाविकों को भले रोक दिया जाए, लेकिन गजा के तट के करीब पहुंच जाना उस पब्लिक के फिर से जिंदा होने का प्रमाण है जिसके खत्म होने का ऐलान कर दिया गया था। एक दिन ऐसा आएगा जब अंतरात्माओं की लहरों पर ऐसी असंख्य नावें सवार हो उठेंगी और लोग नाइंसाफी के विरोध में समंदर बन जाएंगे। तब इस्राएल या किसी भी देश के लिए नरसंहार के पक्ष में चुप रहना या खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने देश के लोग फ्लोटिला के नाविकों के साथ हैं, समंदर के किनारे आकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर लोग नावों में बैठे हैं। क्या यह इस वक्त की सबसे सुंदर कविता नहीं है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।